हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप त्यागी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसकी अच्छी खासी एग्जामिनेशन में वेटेज होती है। और हम इस प्लेलिस्ट में डेप्रीशिएशन के न केवल बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे बट ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। इसलिए आप इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। और अगर आपसे कोई वीडियो स्किप हो गई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेप्रीशिएशन। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं सेकंड मेथड। हम क्या सीख रहे हैं बेटे? अकाउंटिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। और इसमें सेकंड मेथड है व्हेन डेप्रीशिएशन credited in provision for depreciation account। यहीं लिख देते हैं provision for depreciation account, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे when assets account is prepared एट ओरिजिनल कॉस्ट। आइए समझते हैं बेटे इसको। बेटे पिछले मेथड में हमने सीखा कि हम डेप्रीशिएशन की क्या एंट्री करते थे? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। और जैसे हम फिक्स एसेट को क्रेडिट करते थे तो उससे क्या होता था? फिक्स एसेट्स का बैलेंस कम हो जाता था, वो आ जाता था उसकी रिटन डाउन वैल्यू पर। लेकिन अगर हम ये चाहें कि भी हम एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही मेंटेन करें, हम एसेट्स अकाउंट को रिटन डाउन वैल्यू पर मेंटेन करना नहीं चाहते, तो ऐसे में फिर हम डेप्रीशिएशन की क्या एंट्री करेंगे? आइए समझते हैं बेटे। ऐसे में डेप्रीशिएशन की एंट्री होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। अब अगर मैंने यहाँ फिक्स एसेट्स लिख दिया तो फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी क्रेडिट होते ही, तो हम यहाँ फिक्स एसेट नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे? एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। और इसका बेटा एक नाम और भी है जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के नाम से अकाउंट खोल करके डेप्रीशिएशन को उसमें क्रेडिट करते रहते हैं। तो यहाँ डेप्रीशिएशन बजाय एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट करने के एक अलग अकाउंट में चूंकि इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, या फिर बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये हमारी पहली एंट्री होगी। बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। अब डेप्शन हमारा खर्चा है और सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस में। तो इसको भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां बेटे अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है जी। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बस क्या बदलाव आया है? पहले मेथड में डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट था, यहाँ डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट होगा।
तो पहले मेथड में डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट करते रहते थे, जिससे एसेट्स का बैलेंस कम होकर के रिटन डाउन वैल्यू पर आ जाता था। अब की बार डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट्स अकाउंट में होगी ही नहीं, और जब एसेट्स अकाउंट में नहीं होगी तो एसेट रहेगा ओरिजिनल कॉस्ट पर, और यहाँ डेप्शन एक अलग अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आइए बेटे इस पूरी प्रोसेस को, अकाउंटिंग को हम सीखते हैं उसी एग्जाम्पल से, जिस एग्जाम्पल को हमने यूज़ किया था पहले वाले मेथड में। तो क्या था वो एग्जाम्पल? 1 अप्रैल 2018 को एक मशीनरी खरीदी थी हमने, मशीनरी परचेज की थी। कितने की परचेज की थी? ये हमने परचेज की थी 1 लाख रुपए की, और इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? 10% पर एनम। मेथड क्या था? SLM था, अभी भी SLM ही रख रहे हैं। और इसको फिर हमने 1 अप्रैल 2021 में सेल कर दिया था। मशीनरी बिक गई थी हमारी, सोल्ड फॉर ₹62,000। यही सारी इंफॉर्मेशन पिछले एग्जाम्पल के लिए थी और यही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो देखो बेटे, यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे मशीनरी अकाउंट और किस तरह बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ 2 अकाउंट बनाने होंगे हमें, एक तो मशीनरी का अकाउंट और एक बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जनरली यही 2 अकाउंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बनाने को आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, बना के दिखा दूंगा बाद में, वो वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना था। ठीक है, पहले हम मेन 2 अकाउंट्स की बात करते हैं। देखिए बेटे, हम 1 अप्रैल को मशीन खरीद करके ले आए, और जैसे ही मशीन खरीदेंगे तो एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ आएगा 1 अप्रैल में मशीनरी अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 31 मार्च 2019 को एंट्री आएगी बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना जी? 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये। तो देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन चूंकि अलग अकाउंट में इकट्ठा हुआ, अलग अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, इसलिए मशीनरी का बैलेंस वही रहा जो पहले था। तो खरीदते समय 1 लाख, और अभी भी बेटे बैलेंस कितना रहेगा? 1 लाख। 31 मार्च 2019 को यहाँ बैलेंस आ जाएगा कितना? बैलेंस आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो आप देख रहे हैं मशीनरी अकाउंट का बैलेंस अभी भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही है। ठीक है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन मशीन में नहीं डाला था, वो हमने एक अलग अकाउंट में इकट्ठा किया था। और ये बेटे ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा अगले साल के लिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, और यहाँ पर भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, और ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा बैलेंस। 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्शन का कितना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 10,000, बेटे 10,000 है। कितना आ गया? 10,000। और ये 1 अप्रैल 2019 को बन गया अब ओपनिंग बैलेंस। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब पिछले साल की तरह फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो प्रोविजन में आ जाएगा 31 मार्च 2020 को बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना जी? 10,000। और यहाँ तो कुछ आएगा नहीं बेटे, बस टोटल कर लो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 20,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 20,000। 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000 और 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस बन गया, ये ब्रॉट डाउन 20,000। और यहाँ मशीनरी का बैलेंस 1 लाख रुपए,
और यहाँ भी 1,00,000 रुपए। 31 मार्च 2019 को बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना, 1,00,000 रुपए। और ये बैलेंस हमारा 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपए। ठीक है बच्चे, अब क्या होता है बेटे, नेक्स्ट ईयर का फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे थर्ड ईयर का, तो वही एंट्री डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहां आ जाएगा 31 मार्च में बाई डेप्रिसिएशन 10,000। अब फिर से बैलेंस निकाल दें 30,000 और यही हो जाएगा अगली बार का ओपनिंग बैलेंस 2021 में। जो क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को, वही 1 अप्रैल को होगा ओपनिंग बैलेंस 30,000। 30,000 1 अप्रैल 2021 को यहाँ आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना जी, 30,000। ठीक है बच्चे, और ये भी बंद करिए भाई। 1,00,000 एसेट्स का बैलेंस 31 मार्च को बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना, 1,00,000। तो ये 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये 1,00,000। तो आप बेटे देख रहे होंगे यहाँ पर ये एसेट्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या है बेटे, 1,00,000 विच इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट। मशीनरी का बैलेंस 1,00,000 रुपए है जो कि मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा व्हेन एसेट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर इसको अगर हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पर तभी मेंटेन होगा जब डेप्रिसिएशन को आप एसेट्स अकाउंट में ना लिखें। तो फिर डेप्शन को कहाँ लिखें, डेप्शन को एक अलग अकाउंट में हम लिखते रहते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है, चूंकि एक जगह इकट्ठा हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, तो इसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ऐसे ही क्या होगा बेटे, 4th ईयर फिर डेप्शन लगेगा तो 40,000 हो जाएगा, फिर 5th ईयर डेप्शन लगेगा, प्रोविजन का बैलेंस 50 एंड सो ऑन। चलिए मैं यहीं पे आपको ट्रायल बैलेंस बना करके दिखाता हूँ और बैलेंस शीट बाद में बेचेंगे मशीन को, कुछ और चीज सिखाता हूँ आपको। अगर हम बेटे यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाने लगे पहला 31 मार्च 2019 को, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में आपको 2 अलग अलग अकाउंट दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा मशीनरी का, मशीनरी अकाउंट, थोड़ा स्पेस और बढ़ा लेते हैं इसका। तो मशीनरी का बैलेंस 1,00,000, मशीनरी का डेबिट बैलेंस 1,00,000, और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना दिखाई देगा, ये 10,000। मशीनरी का बैलेंस डेबिट है और प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट है। ठीक है जी। अब अगले साल अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो भाई 31 मार्च 2020 को क्या होगा, मशीनरी का बैलेंस कितना दिखाई देगा, ये मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिखाई देगा 1,00,000, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिखाई देगा 20,000। और अगले साल भाई 20 आ गया ना, ये पहले साल 10 फिर 20, और नेक्स्ट ईयर अगर हम बनाएंगे तो 31 मार्च 2021 में मशीनरी का बैलेंस वही 1,00,000 दिखाई देगा, ये मशीनरी का बैलेंस 1,00,000 ही दिखाई देगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस अब इकट्ठा हो गया है 30,000। ठीक, तो ये आपको बैलेंस इस तरह ट्रायल बैलेंस में दिखाई देंगे। और ट्रायल के बाद क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड में, बेटा इधर लायबिलिटी साइड है, मुझे एसेट साइड की ज़रूरत है तो इसको मैंने थोड़ा सा स्पेसियस बना लिया है। तो इसमें आएगी मशीनरी, मशीनरी 1,00,000 रुपये और लेस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, बेटा थोड़ा स्पेस कम है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया 10,000, और बाहर मशीनरी की वैल्यू आएगी बैलेंस शीट के अंदर कितनी, 90,000। भाई मशीनरी 1,00,000 और 10,000 का प्रोविज़न,
तो कितना बचेगा बाहर? 90,000। ऐसी अगले साल भाई मशीनरी की वैल्यू 1 लाख, ठीक है ना, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, बेटा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितना? 20,000। तो बाहर कितना आएगा? 80,000 फाइनल फिगर। और जब अगले साल की बैलेंस शीट बनाएंगे तो पता है क्या होगा? सब जानते हैं, मशीनरी का बैलेंस 1 लाख होगा और यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 30,000 होगा और बाहर फिगर आएगी 70,000। ठीक, पहले साल 1 लाख की मशीन, 10 का प्रोविजन हो चुका उस पर डेप्शन का, 90 बची। फिर 1 लाख की मशीन 2 साल में टोटल 20,000 का डेप्शन लग चुका है, तो उसके बाद 80 की बची, ऐसी 3 साल बाद 70 की। 4 साल बाद ये प्रोविजन की फिगर 40 होगी और बाहर आएगा 60,000। और पता 10वें साल क्या होगा बेटे? प्रोविजन का बैलेंस भी 1 लाख हो जाएगा, प्रोविजन का बैलेंस भी 1 लाख हो जाएगा और मशीनरी भी 1 लाख की हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू नील हो जाएगी। लेकिन बेटे हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में कि 1 लाख की मशीनरी और 1 लाख का प्रोविजन। भाई जब मशीन फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुके तब मशीन अकाउंट को क्लोज कर दें। कैसे क्लोज करेंगे आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 10th ईयर में क्या स्थिति होगी देखो, 10th ईयर में बेटे 9 साल का पुराना डेप्शन का बैलेंस 90,000 आएगा, 90,000 आएगा और फिर 10वें साल का जब डेप्शन लगाएंगे तो यहाँ आएगा बाई डेप्रीशिएशन 10,000। तो आपका एसेट का बैलेंस भी कितना है? 1 लाख रुपए और डेप्रीशिएशन का बैलेंस भी कितना है? 1 लाख। तो अब हम एक एंट्री पास करेंगे बेटे मशीनरी को प्रोविजन से राइट ऑफ करने की। मशीनरी को हम खत्म कर देंगे, भाई मशीन खत्म हो चुकी, उसकी WDV कुछ बची नहीं, तो इसके लिए एक एंट्री पास करेंगे। देखिए प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट है तो इसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करें? डेबिट करें। और मशीनरी का बैलेंस कैसा है? डेबिट, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो मैं कहाँ करके दिखाऊं एंट्री? यहाँ करके दिखा देता हूँ बेटे। तो क्या एंट्री होगी बेटे? एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो जब हम ये एंट्री करेंगे तो प्रोविजन में क्या आ जाएगा बेटे? प्रोविजन में आ जाएगा 31 मार्च, जो भी ईयर चल रहा होगा उस समय, प्रोविजन फॉर डेप्शन में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। कितना प्रोविजन है? 1 लाख। और मशीनरी में क्या आ जाएगा? 31 मार्च को आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। जो भी बेटा 10वें साल का ईयर आ रहा होगा, आई थिंक 2019 पड़ेगा शायद, 2029, तो जो भी ईयर होगा वो ईयर लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा 1 लाख। तो इस तरह हमारे दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। आफ्टर 10 ईयर जब फुल्ली डेप्रीशिएट हो जाएगी मशीनरी तो मशीनरी का अकाउंट हो जाएगा क्लोज और एंट्री हो जाएगी, ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा टू मशीनरी, मशीनरी में आ जाएगा बाई प्रोविजन। इस तरह अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन बेटे हम 10 साल तक नहीं रख रहे इस मशीनरी को, हम तो इस मशीनरी को कब बेच रहे हैं बेटे? 1 अप्रैल 2021 को बेच रहे हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2021 को अगर बेचेंगे तो देखो क्या सिचुएशन होगी। मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो मैंने आपको 10th ईयर के बाद की सिचुएशन दिखाई थी। और हमें तो बेटा अब बेचनी है ये मशीन, ठीक। चलो, तो 1 अप्रैल 2021 को यहाँ बेटा 30,000 था, ये भी हम अपनी पुरानी वैल्यू पर ले आते हैं। तो 1 अप्रैल 2021 पर मशीनरी थी 1 लाख रुपए की और इस पर कितना डेप्शन लग चुका था? 30,000 रुपए, ठीक है। तो अब इस मशीन को 62,000 का बेचा जा रहा है। देखो यहाँ मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है? 1 लाख। लेकिन बेटे वास्तव में मशीन 1 लाख की नहीं है। क्यों नहीं 1 लाख की? क्योंकि इसके अगेंस्ट 30,000 रुपए का डेप्रिशिएशन लगा हुआ है, हमने अलग इकट्ठा कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, जिस समय मशीन को बेचेंगे उस समय इस मशीन का डेप्रिशिएशन खरीदने से लेकर के बेचने की डेट तक का टोटल डेप्शन यहां से कहां ट्रांसफर कर देंगे? मशीनरी अकाउंट में। जब यहां से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वही एंट्री होगी बेटे, चाहे आप एट द एंड ऑफ द लाइफ मशीन के ट्रांसफर करो राइट ऑफ करने के लिए या अब करो, एंट्री सेम रहेगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो यहां आ जाएगा 1 अप्रैल को टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्शन था? 30,000
और ये अकाउंट हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, यहां पे क्लोज। और देखिए बेटे यहां पर तो 1 अप्रैल को क्या आ गया, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 30,000। 1 लाख में से 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद अब देखो मशीन की वैल्यू 70,000 बची हुई है। 1 लाख डेबिट, 30,000 क्रेडिट, 70,000 की मशीन। अब 70 वाली मशीन को कितने का बेच रहे हैं हम, 62,000 में। तो जब मशीन बेचेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो यहाँ आ जाएगा बाई बैंक 62,000। और इसका जो लॉस है ये हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8,000, और अकाउंट हो गया हमारा ये भी क्लोज। तो देखिए बेटे मेन फीचर क्या दिखाई दे इस मेथड के। पहला फीचर, यहाँ हर साल का जो डेप्रिसिएशन होता है वो एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता, उसको हम एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करते रहते हैं जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब चूंकि डेप्रिसिएशन अलग इकट्ठा हो रहा है इसलिए एसेट अकाउंट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को दिखाता रहता है। यहाँ डेप्रिसिएशन 2 ही सिचुएशन में आता है, या तो जब एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाती है, तो जब एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाती है तो हम एंट्री कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो यहाँ पर आ जाएगा टू एसेट और एसेट में आ जाएगा बाई प्रोविजन और एसेट अकाउंट क्लोज हो जाता है। या फिर दूसरी सिचुएशन, अगर एसेट को बीच में बेचा जा रहा है तो जब बेचेंगे तो खरीदने की डेट से लेकर बेचने की डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर होगा। ये कॉस्ट है और एक खरीदने से बेचने तक का टोटल डेप्रिसिएशन है 30,000। तो कॉस्ट में से लेस करने के बाद WDV बची 70,000, 70 वाला 62 का बिक गए। कितने का लॉस हुआ मशीन पे बेटा, 8,000 रुपए का। क्लियर। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि पहले मेथड में डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में आ रहा था, यहाँ डेप्रिसिएशन अलग इकट्ठा हो रहा था। सर इनमें से कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है? देखो बेटे ईमानदारी की बात यह है, ये सेकंड मेथड ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि यहाँ जो भी हमारी बैलेंस शीट को देखेगा उसके पास सारी इंफॉर्मेशन जाएगी कि मशीनरी ओरिजिनली कितने की है, इस पर कितना अब तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है और अब रिटन डाउन वैल्यू कितनी है। और अगर आप पहले मेथड में देखें, पहले में सीधा क्या लिखा होता है, रिटन डाउन वैल्यू। किसी को पता नहीं चल सकता कि भाई ओरिजिनली कितने की एसेट थी, कितनी घिस चुकी है, कितनी पुरानी हो चुकी है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है उसके पास। ठीक है ना। तो इसलिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है, कंपनीज के लिए ये कंपलसरी है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट भी दिखाएं, उसका टोटल डेप्रिसिएशन बताएं और उसके बाद WDV लिख के दिखाएं। सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फार्म हो, वो कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सर हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? अरे बेटा आपको तो वो मेथड यूज़ करना है जो आपको क्वेश्चन में कहा जाए। अगर क्वेश्चन में कहता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करें तो ओपन कर देंगे, और अगर प्रोविजन की बात ही नहीं करी तो पहला वाला मेथड यूज़ कर देंगे। ठीक है ना। उसमें बल्कि हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा एसेट अकाउंट का। ठीक है ना। या पूछेगा तो डेप्रिसिएशन बना देंगे, वैसे जनरली पूछता नहीं है तो उसमें हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है। ये मेथड बेटे हम इसीलिए नहीं सीखते हैं कि इन मेथड को सीख करके हमें 4 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। हम बेटे इसलिए सीखते हैं हम अकाउंटिंग सीखें। ठीक है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सबसे अच्छे होते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम डिस्क्लोजर हो, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो। तो इस मेथड में हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र है उसे पता होता है कि ओरिजिनल कितने की थी, अब तक कितनी घिस चुकी है, उसे ये भी पता होता है मशीन कितनी पुरानी हो चुकी है, कितनी इसकी लाइफ बची हुई है, सब अंदाज़ा लग जाता है जब ओरिजिनल कॉस्ट और प्रोविजन का बैलेंस दिखाई देता है। तो ये एनीवे बेटर मेथड है। बाकी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे फर्स्ट मेथड पर ही होंगे, इस मेथड पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन हाँ इक्वली गुड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला मेथड। चलिए मेरे ख्याल से आपको आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज का हम डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। आज भी हमने कॉन्सेप्ट ही सीखे, अगली क्लास में अब हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप और वेब पोर्टल के लिंक गिवन है, जहां CA, BCom, MCom, BBA, MBA क्लास 11th और 12th के कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहां जाकर के आप अपना मनपसंद कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।